हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा, विंग, निये मिंगजुए एंड निये हुसैन वो लोग एक रूम में थे एंड लंजा पेपरमैन के थ्रू जिनसू की मेमोरी में गया एंड उसके साथ साथ विंग भी गया। देन उन लोगों ने पूरा स्टोरी देखा एंड देन सडनली विंग गायब हो गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि शायद 1 घंटा हो गया है, लंजा को भी वापस जाना चाहिए, अदरवाइज़ लंजा कहीं भी लौट नहीं पाएगा। बट स्टिल लंजा वहाँ पर ही था कुछ टाइम के लिए। उसने पूरा स्टोरी देखा कि कैसे चिंसू का मौत हुआ है। इस तरफ निये हुसैन के रूम में विंग को होश आ गई। उसने लंजा की तरफ देखा तो लंजा का होश आई भी नहीं आया था, लंजा आई भी बेहोश था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा। तभी निये मिंगजी ने डिमांड करते हुए पूछा, क्या हुआ है, वांग जी उठ क्यों नहीं रहा है? निये हुसैन ने कहा, उसका पेपरमैन भी वापस नहीं आया है। तभी निये मिंगजी ने ग्रोल करते हुए कहा, मुझे पता था ये बकवास आइडिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरफ निये हुसैन बहुत ही नर्वस हो गया था क्योंकि निये मिंगजी पहले से इस प्लान को मना कर रहे थे, वो इस प्लान में राज़ी नहीं थे। इन दी एंड निये हुसैन ने एंड लान हुईन ने उन्हें कन्विंस किया था क्योंकि हुसैन ही नहीं चाहता था कि उसका सारा प्लान उसका भाई चौपट कर दे। तभी विंग ने कहा, चिंसू गुनियांग का हेड फ्रेगरेंस पैलेस में है, जिन गोंग्याओ का पर्सनल चेम्बर। निये मिंगजी ने पूछा, तुमने मेमोरी में क्या देखा है? विंग ने पहले जिद फील किया एंड देन उसने कहा, मैं अभी आपको ये सब नहीं बोल सकता। निये हुसैन ने पूछा, क्या जिन गोंग्याओ ने उसे मारा है? विंग ने कहा, हाँ, बट उसने ऐसा एक्ट किया है जैसे कि लोगों को ये लगे कि चिंसू को बीमारी हुई थी एंड उसने सुसाइड किया है। ये सुन के निये मिंगजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। निये मिंगजी ने कहा, हमें वांग जी को ढूंढना होगा। विंग ने नोट किया एंड वो लोग दरवाजे के पास गए। जैसे ही वो लोग दरवाजे ओपन किए, उस पेपरमैन ने विंग के फेस पे हीट किया एंड वो इतना टायर्ड हो चुका था कि वो गिरने वाला था, बट थैंकफुली विंग ने उसे पकड़ लिया एंड वो उस पेपरमैन को घर के अंदर लेकर आया एंड जेंटली लेटा दिया। एंड फाइनली लंजा को होश आया। होश आने के बाद उसने 2-3 बार डीप ब्रेथ लिया। फिर उसने बाकियों को देखा और कहा, फ्रेगरेंस पैलेस, अभी के अभी चलते हैं। विंग ने कहा, क्या हुआ है? लंजा ने कहा, जिन गोंग्या को पता चल गया था कि मैं वहाँ पर था तो मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भागा हूँ। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि अगर वहाँ पर बीचेन ना होता तो शायद वो कहीं भी भाग नहीं पाता। दिन वो लोग रूम से बाहर निकलने लगे। निये हुसैन ने कहा, अब तक वो अलर्ट हो चुका होगा एंड शायद वो उस हेड को कहीं और शिफ्ट भी कर दिया होगा। निये मिंगजी ने कहा, मैं सिजिन के पास जा रहा हूँ, कुछ करने से पहले मुझे सिजिन को अलर्ट करना होगा। हुसैन ने कहा, बट दागा, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रूफ के बिना ज़ेबोचुन आपके बात को मानेंगे। ये बोलते हुए वो लोग निये मिंगजी को फॉलो करने लगे। निये मिंगजी ने कहा, वांग जी एंड वी wuxian ने इस चीज़ को खुद देखा है एंड उनके ये बोलना ही मेरे लिए इनफ प्रूफ है। मैं समहाउ सिचिन को कन्विंस कर लूँगा। इससे पहले वो लोग और कुछ कर पाते, फ्रेगरेंस हॉल के सामने बहुत सारे गार्ड्स आ गए। उन गार्ड्स ने कहा, हमें माफ़ करना चिफांग जुन, सुन हो जुन, अभी आप लोग फ्रेगरेंस हॉल पे नहीं जा सकते एंड जिंग जोंगजो ने अभी कैप टावर में लॉकडाउन रख दिया है एंड अभी फ्रेगरेंस हॉल पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तभी निये हुसैन ने कहा, प्रॉब्लम? क्या कुछ चोरी हो गया है? क्या कुछ डेंजरस है? निये हुसैन के ड्रामा देख के बाकियों ने कुछ भी नहीं कहा, वो लोग साइलेंट थे। एंड तभी वहाँ पर जिन गोंग्याओ आया ज़ेबोचुन को लेकर। जिन गोंग्याओ ने वो किया और कहा, दागा, मुझे माफ़ करना, बट मेरे चेम्बर से कुछ चोरी हुआ है। निये मिंगजी ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या था जो तुम इस रूम पे छुपा रहे थे? इस बार निये मिंगजी का वॉइस बहुत ही लाउड था। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, मिंगजुए। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। जियांग चैंग भी आ गया। जियांग चैंग के साथ साथ जियान यानली एंड जिन जिशुआन भी था। इनफैक्ट जिन रुओसोंग, लान जिंगी भी था। जियांग चैंग ने पूछा, जिंग जोंगजो, ये सब क्या हो रहा है? मिंगयाओ ने कहा, मुझे माफ़ करना जियांग जोंगजो, मेरे रूम से एक आर्टिफैक्ट चोरी हुआ है। अगर ये किसी रॉन्ग हाथों में गया तो डेंजरस हो सकता है, तो पहले मैं उसे रिलोकेट करना चाहता हूँ, इससे पहले कोई और डैमेज हो। जिशुआन ने कहा, आओ, कौन सा आर्टिफैक्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो? मिंगयाओ ने कहा, एक डैगर। एंड सडनली लंजा मिंगयाओ के प्लान को समझ गया। फिर ज़ेबोचुन ने कहा, आओ, मुझे एक डैगर के बारे में बोल रहा था, आई थिंक ये वही डैगर है जो। तभी मिंगयाओ ने कहा, जिससे मैंने ओवेन रोवान को मारा था। जिन रुओसोंग ने कहा, डैगर?
क्या यही वो सेम डैगर है जिससे? तभी जिन गोंगयाओ ने कहा, आ सॉन्ग चुप रहो। लंजा समझ गया था कि जिन रुओसोंग इस बात को उसके माँ के मर्डर की तरफ घुमाना चाहता था। तो लंजा ने रोशोंग की तरफ देखा एंड अपने हेड को शेक किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिन गोंगयाओ अपने बेटे के ऊपर शक करे। निये मिंगजे ने कहा, कौन सा डैगर के बारे में बात कर रहे हो? तुम अपने सीक्रेट रूम पे और क्या क्या छुपा रहे हो? ये सुन के मिंगयाओ ने कहा, दागा, आपको मेरे सीक्रेट रूम के बारे में कैसे पता चला? एंड ये सुन के जिनिशुआन बिल्कुल फ्रॉन्ट हो गया। जिशुआन ने कहा, आयाओ एंड मेरे अलावा बहुत ही कम लोगों को सीक्रेट रूम के बारे में पता है। इनफैक्ट मैं भी बहुत सालों से उस रूम पे नहीं गया हूँ। एंड तभी मिंगयाओ ने लंजे की तरफ टर्न किया। मिंगयाओ ने कहा, शुयान्यू, क्या तुमने उन्हें ये सब बताया है? एंड एज एक्सपेक्टेड सबका डाउट लंजे के ऊपर गया। ऑफकोर्स मो शुयान्यू सबके नज़र में एक चोर था जिसने मिंगयाओ के रूम से कुछ चुराया था। लंजा समझ गया कि मिंगयाओ ने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है। इनफैक्ट उसने सिचन को भी इस चीज़ में घसीट लिया है। इससे पहले वो लोग कुछ भी ज़ेबोजुन को बोल पाते, मिंगयाओ ने पूरा टॉपिक ही घुमा दिया है। तभी मिंगयाओ ने कहा, एक और अलार्मिंग इशू है जो मुझे सॉल्व करना चाहिए। ये बोलते हुए फिर से मिंगयाओ ने टॉपिक को घुमा दिया। मिंगयाओ ने कहा, सिर्फ एक ही इंसान है जो उस डैगर को सील कर सकता है, चोरी कर सकता है एंड फिर भी अफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जो उस डैगर को सील कर सकता है, वो भी अफेक्ट हुए बिना। तो मैंने अपने रूम में सर्च किया एंड मुझे कुछ नोट्स मिसिंग दिखे। ये सुन के ज़ेबोचुन स्टिफ हो गए। ज़ेबोचुन ने कहा, आयाओ, तुम्हारा मतलब? तभी मिंगयाओ ने कहा, आई एम सॉरी अबाउट दिस अर्गा। ये बोल के मिंगयाओ ने अपने स्लीप से कुछ निकाला एंड एक फ्लैश की तरह लंचे की तरफ थ्रो किया एंड लंजे ने उस ऑब्जेक्ट को इमीडिएटली पकड़ लिया, वो भी बहुत ही स्मूथली। एंड उसे देखते ही सब लोग चौंक गए। एंड देन लंजे को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या पकड़ा है। ज़ेबोचुन ने कहा, बीचेन? लंजे के हाथ में मिंगयाओ ने बीचेन को थ्रो किया था, जिसे लंजे ने सबके सामने अनसील किया, वो भी ऑटोमेटिकली। उसे पहले रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया था। ये देख के सब लोगों ने कहा, ये तो हेइयो लांग है। एंड जिसने ये बात कहा वो और कोई नहीं, शू मिनशन है, सू सेक्ट का। ये वही इंसान है जो बिना वजह लंजे को बहुत परेशान करता है। ये देखते ही सब लोगों ने अपना तलवार निकाल लिया एंड लंजे की तरफ पॉइंटिंग करने लगा। इस तरफ जिनजिशन बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड इस तरफ जियांग चैंग उस तरफ ग्लेयर कर रहा था, एक बार लंजे की तरफ, एक बार विंग की तरफ। बट विंग ने उसे इग्नोर किया। तभी जिंगी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये लांग वांग जी नहीं हो सकता। जियांग जोंगजो ने उसके ऊपर जिरियांग का अटैक किया था एंड कुछ भी नहीं हुआ था। देन जिंगी ने लंजे की तरफ देखा और कहा, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला था, राइट? ये सुन के लंजे बिल्कुल साइलेंट हो गया, उसके पास कोई आंसर नहीं था। जिन गोंगयाओ ने कहा, जिरियन उस सोल को सेंस नहीं कर सकता जिस सोल को सेक्रीफाइस के थ्रू बुलाया गया है। लारा वांगजा के डेथ के बाद उनका तलवार बीचेन अपने आप से सील्ड हो गया था। सिर्फ वही अपने बीचेन को अनसील कर सकते थे। ये सुनकर लंजा बीचेन को देखने लगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि बीचेन सील हो गया था। इस तरफ निये मिंगजे दौड़ के ज़ेबोचुन के पास गए। उन्होंने कहा, सिचेन, क्योंकि ज़ेबोचुन बहुत ही वीक हो गए थे, वो ऑलमोस्ट गिरने वाले थे, तो निये मिंगजे ने उसे पकड़ लिया। ज़ेबोचुन ने लंजे की तरफ देखा और विस्पर करते हुए कहा, वांग जी। लंजे को इतना बुरा लग रहा था कि वो अपने भाई के आइस में देख भी नहीं पा रहे थे। उसने अपने आइस को टर्न कर लिया। तभी किसी ने चिल्लाते हुए कहा, कोई हेइयो लांग को पकड़ो। इससे पहले कोई भी कल्टिवेटर्स उनके पास आ पाते, निये हुसैन ने एक ड्रामा शुरू किया। वो चिल्लाते हुए आसपास दौड़ने लगा एंड वो कहने लगा, ये तो हेइयो लांग है, दागा मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो वो है, प्लीज़ उन्हें रोकिए। यही नॉनसेंस बोलते हुए निये हुसैन रनिंग कर रहा था एंड सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ताकि विंग एंड लंजे को टाइम मिले एंड वो लोग यहाँ से भाग पाए। तो विंग लंजे को लेकर वहाँ से भागने वाला था। तभी लंजे ने उसे रोकते हुए कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, नहीं, ये सब तुम सोचना भी मत लंजा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये सुन के लंजे ने स्माइल किया। देन वो लोग भागते हुए ऑलमोस्ट स्टेयर के पास पहुँच गए थे। अब स्टेयर्स के नीचे
बहुत सारे गार्ड्स उनको घेर लिया था। बट ऑफ कोर्स ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विंग फाइट कर रहा था एंड जो कोई भी लंजा के ऊपर अटैक कर रहा था, लंजा भी उन्हें डिफेंड कर रहा था अपने तलवार से। तभी लंजा के सामने तलवार लेके जिंगी आया एंड लंजा ने तलवार को नीचे कर दिया, क्योंकि वो उसका नेफ्यू है, वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता। लंजा ने कहा जिंगी। जिंगी ने पूछा क्यों? लंजा ने कहा आई एम सॉरी। लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई आंसर नहीं था, वो क्या कहता। जिंगी को देखकर लग रहा था कि वो इतना गुस्सा है कि वो अभी कभी अपनी तलवार से लंजा को मार ही देगा, बट जिंगी ने ऐसा नहीं किया। जिंगी ने कहा चले जाओ यहाँ से। ये बोल के जिंगी ने अपने फेस को टर्न कर लिया। लंजा कुछ बोलना चाहता था उसे कंफर्ट करने के लिए, बट लंजा के पास कोई वर्ड्स नहीं था बोलने के लिए। तभी विंग ने कहा लंजा। ये बोल के विंग लंजा को अपने पास बुलाने लगा। लंजा विंग के पास जाने ही वाला था, तभी जिंगी ने चिल्लाकर कहा अपने पीछे देखो। बट जिंगी ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका था एंड लंजा भी। इससे पहले लंजा जा पाता, किसी ने लंजा के ऊपर एरो से स्टैब किया था एंड लंजा का विजन डार्क हो गया। बेहोश होते हुए लंजा को फील हो रहा था कि विंग उसके नाम से चिल्ला रहा है एंड गिरने से पहले लंजा को फील हुआ कि किसी हाथों ने उसे पकड़ लिया है ताकि वो ग्राउंड पे ना गिरे। इस तरफ ज़ेबोचुन का फ्लैशबैक शुरू होता है। ज़ेबोचुन किसी को इजीली हेट नहीं करते। इनफैक्ट उनके भाई ने इतना केओस क्रिएट किया था, स्टिल वो अपने भाई को हेट नहीं करते थे। उनके भाई की वजह से अंकल का डेथ हुआ, कल्टिवेशन वर्ल्ड इधर से उधर हो गया, बट स्टिल ज़ेबोचुन अपने भाई को ब्लेम नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट उनके कोर के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी आ गया। लैंड डॉक्टर्स ने एनीहा उन्हें जिंदा रखा, स्टिल वो अपने भाई को ब्लेम नहीं करते थे। वो इतने टाइम से अपने आप को बंद करके रखे थे, बट फिर भी वो अपने भाई को ब्लेम नहीं करते थे। देन बुडियल माउंट्स को लॉक करने के बाद एक दिन निये मिंगजुए माफ़ी मांगने के लिए ज़ेबोचुन के बेड के पास घुटनों पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा मैं उसे पकड़ना चाहता था एंड पकड़ के तुम्हारे पास लेकर आना चाहता था, बट इससे पहले मैं कुछ कर पाता वो चला गया आह्वान। अगर इसकी वजह से तुम मुझसे हेट करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। बट ज़ेबोचुन निये मिंगजुए को हेट नहीं कर पाए। हाँ, उन्हें पता था कि उनके भाई के डेथ का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल उनका हस्बैंड भी है, बट स्टिल वो अपने हस्बैंड को कैसे हेट कर सकते थे, जबकि यहाँ पर गलती उनके भाई का भी था। ज़ेबोचुन को समझ नहीं आता था कि वो किसे हेट करे, किन के ऊपर ब्लेम करे, किन के ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई रीज़न था ही। एंड ज़ेबोचुन वो सिर्फ फेलियर झेल रहे थे। फिर भी लंजा के डेथ के बाद ज़ेबोचुन और निये मिंगजुए के बीच में थोड़ा बहुत क्रैक्ट आ गया था, जो शायद वो दोनों कहीं भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ज़ेबोचुन सेक्रेशन में थे, तब निये मिंगजुए सब कुछ संभाल रहे थे। एंड तभी एक दिन निये हुसैन ज़ेबोचुन के पास आए एक बॉक्स लेके। वो बॉक्स निये हुसैन को बुडियल माउंट से मिला था। उसने उसे छुपा कर रखा था, इससे पहले कोई और सेक्रेटर उन्हें देख ले। देन निये हुसैन वो बॉक्स ज़ेबोचुन को दिया। ज़ेबोचुन ने देखा उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे और चीज़ें थे जो ज़ेबोचुन को समझ नहीं आ रहे थे, बट वहाँ पर एक पेपर था जिसके ऊपर ज़ेबोचुन का अटेंशन गया। वहाँ पर एक सॉन्ग लिखा हुआ था, वो भी ज़ेबोचुन के भाई के ब्यूटीफुल कैलीग्राफी से। वो सॉन्ग लंजा ने लिखा था। ज़ेबोचुन सोच रहे थे यही वो लास्ट सॉन्ग है जो उसके भाई ने लिखा था। अब ज़ेबोचुन को अपने भाई को लेकर बहुत दुख हो रहा था। देन वो उस सॉन्ग को अपने पेन से ही प्ले करने लगा। एंड उसके बाद जब भी ज़ेबोचुन को अपने भाई की याद आती थी, उन्हें पेन होता था, वो उस सॉन्ग को प्ले करते थे। एंड पता नहीं क्यों वो सॉन्ग ज़ेबोचुन को हील करता था। एंड देन एक दिन ज़ेबोचुन के पास न्यूज़ आया कि जिंगी उनका बेटा उनसे मिलने के लिए अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वो चिंजी जाने के लिए भी अलाउड नहीं है। ये देख के ज़ेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें अपने बचपन की याद आ रही थी, उन्हें भी अपने पेरेंट्स के बिना बड़ा होना पड़ा था। एंड अब उनका बेटा भी यही हो रहा है। उन्होंने एल्डर्स से बहुत रिक्वेस्ट किया था, बट एल्डर्स उनके बात नहीं मान रहे थे। एंड तब ज़ेबोचुन को लग रहा था शायद ये उनका पनिशमेंट है, क्योंकि उन्होंने एक टाइम में अपने भाई को हेल्प किया था जब उनका भाई पूरे लैंड स्टेट के अगेंस्ट चला गया था। इस तरफ निये मिंगजुए वो बहुत कोशिश करते थे ताकि वो अपने पेन को ज़ेबोचुन के सामने ना दिखाए। वो ज़्यादातर टाइम जिंगी के बारे में बात किया करते थे। ज़ेबोचुन को बहुत ही बुरा लगता था कि वो अपने बेटे के चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं। बट एक दिन निये मिंगजुए बहुत रो रहे थे, वो बिल्कुल टूट गए थे, क्योंकि उन्हें चिंजी के लिए जाना पड़ रहा था। वो अपने बेटे को छोड़कर जा रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था।
एंड तभी फर्स्ट टाइम जेबोचुन को अपने भाई के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि उसके भाई के वजह से आज उसके हस्बैंड एंड अब उसके बेटे को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। जब जिंगी 4 साल का हुआ, उसे फाइनली अपने बाबा का हंशी का पता चल गया एंड वो हंशी के बाहर वेट करता था अपने बाबा के लिए। पर जेबोचुन उनसे मिल नहीं पाता था, मिलना तो दूर वो उससे बात तक नहीं कर पाते थे। एंड जिंगी अपने बाबा के दरवाजे के सामने घुटनों में बैठा रहता था उनसे एक बार मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा था, उसे नहीं पता था कि उसका बाबा उससे क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही दिन बीतता गया एंड जिंगी हर दिन जेबोचुन के दरवाजे के सामने आता था एंड नील ढोकर बेक करता था एक बार मिलने के लिए। वो कहता था, बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और रूल्स नहीं तोड़ूंगा एंड मैं सारे वेजिटेबल्स खाऊंगा, कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, अब प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। क्या मैंने कोई गलती की है बाबा? अगर हाँ देन आई एम रियली सॉरी, मैं रूल्स को कॉपी करूँगा, बट प्लीज़ आप एक बार बाहर आइए एंड मुझे देखिए, मुझसे मिलिए। तो पता है कि बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि आप इसलिए सिक्रूशन में हैं क्योंकि आप मुझे लेकर एशम्ड हैं। ये सच नहीं है, है ना? प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए बाबा। जेबोचुन देख पाते थे कि जिंगी रो रहे हैं, बट स्टिल जेबोचुन कुछ भी नहीं कर पाते थे, उन्हें रूम पे ही रहना पड़ता था। ऐसा दिन बीते जा रहा था, हर एक दिन जेबोचुन के लिए पेनफुल था, तो वो ऐसे ही हर एक दिन वांग जी का लिखा हुआ सॉन्ग प्ले किया करते थे। जब भी उनके अंदर रिसेंटमेंट एंड गुस्सा बढ़ जाता था, वो उस सॉन्ग को प्ले करते थे एंड उनका मन शांत हो जाता था। देन एक दिन निये मिंगजे ची डिवीजन पे चले गए एंड ये जेबोचुन के लिए एक नाइटमेयर था। उन्होंने बेसिकली निये मिंगजे को ऑर्डर किया ताकि वो गुस्से सिक्लूशन में रहे, ताकि वो हील हो सके एंड निये मिंगजे को ये मारना ही होगा। एंड निये मिंगजे को लगा कि उनके लिए यही करना ठीक होगा, शायद इससे उनके एंड जेबोचुन के बीच का दूरिया भी ठीक हो जाएगा। तो जेबोचुन हर दिन निये मिंगजे के लिए वही सॉन्ग प्ले करते थे जिसे लंजा ने लिखा था। एक दिन निये मिंगजे ने कहा, जो सॉन्ग तुम प्ले करते हो वो सॉन्ग क्लैरिटी से भी बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बोलते हुए निये मिंगजे सो गए। उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि जेबोचुन ये सुन के फ्रोज हो गए थे, क्योंकि जेबोचुन को भी ये फील हुआ कि उन्होंने जो सॉन्ग प्ले किया है वो क्लेंजिंग एंड क्लैरिटी से बहुत ही ज़्यादा अलग है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है। शुरू में जेबोचुन को लगता था कि वो गलत समझ रहे हैं, उनके भाई ने इसे लिखा है इसलिए शायद जेबोचुन को ऐसा लग रहा है, पर शायद जेबोचुन गलत सोच रहे हैं। देन जेबोचुन ने उस सॉन्ग को होल नाइट स्टडी किया एंड देन जेबोचुन को रियलाइज़ हुआ कि ये सॉन्ग कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं है। इस सॉन्ग को लंजा ने लिखा था स्पेशली निये मिंगजे को हेल्प करने के लिए एंड ये सॉन्ग निये मिंगजे के साथ साथ जेबोचुन के कोर को भी हिल कर रहा था। ये देख के जेबोचुन को बहुत दुख हो रहा था। वो सोच रहा था कि इनफैक्ट मरते वक्त भी उसके भाई ने उसका ही केयर किया, उसके लिए ये सॉन्ग लिखा। तो लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लंजा डेमन बन गया था? जेबोचुन इस बात को कैसे मान ले, जबकि उनका भाई उनके लिए एंड उनके हस्बैंड के लिए इतना केयर करते थे। उस दिन जेबोचुन को रियलाइज़ हुआ कि उनके भाई का बदल जाना कोई नॉर्मल थिंग नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स तो ज़रूर है, बट जेबोचुन को वो रीज़न नहीं मिल रहा था। जेबोचुन को पता था कि आयुवन जिंदा है एंड अब वो बड़ा हो गया है, टॉल हो गया है, बट वो अभी भी सेम आयुवन है जो अब विंग के साथ रहता है, जो अब विंग का बेटा है, जो कभी कभी गुस्से में आता है। जेबोचुन को ये देख के अच्छा लगा कि जिस बच्चे को बचाते हुए लंजा का मौत हुआ था वो बच्चा भी ठीक है, जिंदा है। इनफैक्ट वो बच्चा जेबोचुन के बेटे का दोस्त भी है। ये देख के जेबोचुन बहुत हैप्पी है। देन बहुत साल बाद जेबोचुन ने वे सिजुई को पर्सनली गुचिन प्ले करना सिखाया था एंड उसे एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट भी किया था एंड सिजुई का गुचिन एग्जैक्टली लंजा के गुचिन वांगजी की तरह दिखता था। जेबोचुन बस यही होप करते थे कि शायद एक दिन वे सिजुई उस गुचिन को प्ले करके उनके भाई के आत्मा से बात कर पाएंगे। जेबोचुन को अपने नेफ्यू के साथ सिजुई के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। वो बस यही सोचते थे कि उनका भाई जहाँ कहीं भी है शायद वो अपने बेटे को देखकर प्राउड फील कर रहा होगा। ऐसे ही साल बीतता गया एंड जेबोचुन के अंदर से सारा होप चला गया अपने भाई को इनोसेंट प्रूफ करने का। बट देन 13 साल बाद सडनली ये सब हो गया जिसको जेबोचुन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो चाहते थे काश उन्हें एक मौका मिलता अपने भाई से मिलने का, उससे बात करने का एंड सब कुछ ठीक करने का,
पर उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि उन्हें ये मौका ऐसे सडनली मिल जाएगा, वो भी ऐसे इस सिचुएशन में। बट अब जब उनका भाई वापस आ ही गया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ज़ेबोजुन ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो कहीं भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। वो फिर से अपने भाई को नहीं खोएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपने भाई के साथ ही रहेगा। इस तरफ प्रेजेंट टाइम में विंग लंजा को अपने बैग में कैरी करते हुए अपने तलवार से फ्लाई कर रहा था एंड कर्व टावर से दूर जा रहा था। लंजा ने बहुत ही विस्पर करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा हम अभी पहुंच जाएंगे, प्लीज़ सोना मत। लंजा फ्रोंट हो गया। उसे फील हो रहा था जैसे कि वो कुछ भूल रहा है। उसे याद आ रहा था कि जब पूरा वर्ल्ड उसके ऑपोजिट में था तब कैसे विंग उसे सपोर्ट कर रहा था। ये सोचते हुए लंजा ने पेन में भी स्माइल किया। लंजा सोच रहा था जब वो ऑनरेबल परफेक्ट डिसिपल था लान क्लैन का, तब लोगों को लगता था कि वो आईसी सेकेंड जेड है जो बहुत ही कोल्ड है एंड अनअप्रोचेबल है। एंड देन जब वो वॉर के टाइम गुस्सा हो गया, कोल्ड हो गया, तब लोगों को लगने लगा कि वो हेयो लांग है, एक एविल। सिर्फ विंग ही इकलौता इंसान था जो लंजा को पहले की तरह ही सेम ट्रीट करता था, चाहे लंजा कुछ भी क्यों ना करे। विंग के लिए ना वो कभी लांगवांग जी था और ना ही कभी हेयो लांग, वो सिर्फ लंजा था। ये सोचते हुए लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा बात मत करो, अपने ब्रीथ को सेव करो, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लंजा ने कहा, नहीं, मुझे कुछ कहना है। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था उसे उसका सॉन्ग के नाम विंग को बोलना ही होगा, वो भी अभी के अभी। लंजा ने कहा, आइन, वो सॉन्ग, उस सॉन्ग का नाम है। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, वो बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए वो सुन रहा था कि विंग उसे बुला रहा है, बट लंजा का विजन डार्क हो गया एंड वो कम्प्लीटली बेहोश हो गया। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होगा। इस फ्लैशबैक में हम देखेंगे कि कैसे लंजा बुरियल माउंट्स में गया था वेंस को लेकर एंड देन कैसे उसका डेथ हुआ था। प्रीवियस फ्लैशबैक में हमने देखा था कि वेंस को गुसु में मान लिया गया था, वो लोग गुसु में रह रहे थे। वेंचिंग एंड वेननिंग गुसु के डॉक्टर बन गए थे एंड इस तरफ लंजा सिक्लूशन में था, वो जिंगशी में बंद था। तो लंजा के लिए टफ टास्क नहीं था, उसे अकेला रहना अच्छा लगता था एंड जिंगशी उसका घर है तो उसे और भी अच्छा लगता था यहाँ पर रहना। उसे साइलेंस रहना अच्छा लगता है, वो बोर फील नहीं करता, तो वो सिक्लूशन में रहता था एंड लोनलीनेस को उसने अपना दोस्त बना लिया था। लंजा को जिंगशी में लॉक कर दिया गया था एंड उसके जिंगशी के आसपास एक बैरियर लगा दिया गया था। लंजा जिंगशी में बोर नहीं होता था क्योंकि उसका भाई उसके लिए कोई ना कोई बुक्स भेजा करता था जिसे वो पढ़ता था एंड कभी कभी वो कुछ नोट्स भी लिखता था, वही नोट्स जो उनके लाइब्रेरी के साथ जल गया था। लंजा उन्हें लिखता था, बट लंजा बहुत ही परेशान था क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, वेंस कैसे हैं। उसने लास्ट टाइम वेंचिंग को तब देखा था जब लंजा को वीप मिला एंड वेंचिंग उसे ट्रीट करने के लिए आई थी। उसके बाद से लंजा ने वेंचिंग को नहीं देखा है और ना ही उसे कोई न्यूज़ मिला है। हाँ, ऑफकोर्स ज़ेबोजुन टाइम टू टाइम उससे मिलने आते थे, बट वो भी हफ्ते में एक बार। बट ये भी लंजा के लिए अच्छा है, वो ग्रेटफुल है क्योंकि वो लोग अपने माँ से मिल पाते थे महीने में एक बार, यहाँ पर तो फिर भी ज़ेबोजुन हफ्ते में एक बार उससे मिलने आ पा रहे हैं। एंड इस तरफ लंजा के अंदर की रीजनफुल एनर्जी जो उसे हेल्प नहीं कर रहा था, चाहे वो कितना भी क्लेंजिंग एंड क्लैरिटी क्यों ना प्ले करे, उसके ऊपर ये सब सॉन्ग इफेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि लंजा के अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं है। अब लंजा को समझ आ रहा था कि उसके माँ ने जो कुछ भी किया था वो उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि एक फ्री स्पिरिट ऐसे बंद कमरे में सर्वाइव नहीं कर सकते। जब भी लंजा के अंदर रीजनफुल एनर्जी बहुत ही हाई हो जाता था तब लंजा पूरे घर के आसपास तालिस्मान लगा देता था साइलेंसिंग का एंड देन वो चिल्लाता था। अभी उसके घर के बाहर हर दिन की तरह डिसिपल्स उसके लिए क्लिनजिंग प्ले कर रहे थे एंड लंजा घर के अंदर वो सुन रहा था एंड मेडिटेट कर रहा था। वो स्टूडेंट्स न्यू थे, उन्होंने अभी अभी क्लिनजिंग सीखा था, तो लंजा नोट करता था कि वो लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं एंड देन लंजा वो नोट्स उन स्टूडेंट्स को देता था दरवाजे के नीचे से एंड वो स्टूडेंट्स प्ले करना बंद कर देते थे एंड गुस्से से वहाँ से चले जाते थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो लांगवांग जी है। हेयोलांग होने से पहले वो लांग क्लैन का बेस्ट डिसिपल था एंड ये स्टूडेंट्स न्यू हैं। ये लोग गुचिन में बहुत ही न्यू है, ये लोग अभी प्ले करना सीख रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड डिसिपल्स थे जिन्हें गुचिन प्ले करना आता था उनके ऊपर वेंशु ने अटैक कर दिया था। वेंशु ने मोस्टली गुचिन प्ले करने वाले डिसिपल्स के ऊपर ही अटैक किया था। एनीवेज लंजा का सिक्लूशन चलता रहा
उसने बहुत कोशिश किया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने का, बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। डे बाई डे उसका रीजनेबल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहा था। ज़ेबुलिन कभी कभी लंजा को बाहर के न्यूज़ देते थे, जो कि कोई गुड न्यूज़ तो नहीं होता था। ज़ेबुलिन ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि आसपास के क्लैन एंड कल्टिवेशन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो रहे हैं। लग रहा है कि लान सेक्ट बहुत ही पावर गेन कर रहा है। को लगता है कि अभी लान क्लैन रेनियोंग गुचिन के एंड बाकी वेंस के पोजीशन में है, एंड स्पेशली ये रूमर्स जिन गुआंगशन ने ही फैलाया है। ज़ेबुचुन ने कहा वो चाहते हैं कि हम रेनियोंग को उन्हें दे दे, एंड उसके बदले वो हमें वेंस को हमारे सेक्ट में रहने देंगे। ये सुन के रंजन ने कहा नहीं। ज़ेबुचुन ने कहा वांग जी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बोल के ज़ेबुचुन ने शाई किया। ज़ेबुचुन ने कहा सबसे ज़्यादा सफ़र्ड हुआ था हमारा सेक्ट, तो हम लानलिंग जिन सेक्ट के नीचे इन डेप्थ हैं। इस वक्त हमारे पास वो पावर नहीं है जो पहले हुआ करता था। वांग जी, वो लोग तुमसे डरते हैं। आसपास ये रूमर्स हैं कि तुम बाकी वेंस को डेमोनिक कल्टिवेशन सिखा रहे हो एंड खुद का आर्मी बना रहे हो। ये सुन के लंजा ने ड्राइली कहा वही वेंस जो फार्मिंग करते हैं वो बनेंगे आर्मी, वो भी डरावने आर्मी। ये सुन के ज़ेबुचुन ने शाई किया। उन्हें पता है कि उनका भाई सही कह रहे हैं। ज़ेबुचुन ने कहा हम दोनों को पता है कि रेनियोंग को किसी और के हाथ में हैंडल करना इम्पॉसिबल है, बहुत डेंजरस है। लंजा ने कहा बट हम वेंस को अबैंडन नहीं कर सकते। ज़ेबुचुन ने कहा कुछ ही दिन बाद फिनिक्स माउंटेन में हंट है, तुम मेरे साथ आओगे। पहले हम सिचुएशन देखेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर लंजा ने एक डीप शाई किया। वो 6 महीने से सेक्रेशन में है। अब फाइनली लंजा अपने घर से बाहर जा पाएगा एंड वो फर्स्ट टाइम फिनिक्स माउंटेन में हंट भी करने जाएगा। एंड लंजा ने प्लान कर लिया कि अगर वो एक बार बाहर गया वो फिर से यहाँ पर लौटेगा नहीं। वो लोग कल लानलिंग के लिए जाने वाले थे, तो आज लंजा जब जिंगशी में था तब उसे कोई विजिट करने आया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई रात के 8 बजे उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा था, तो लंजा फ्रोंड हो गया। उसने दरवाज़ा ओपन किया तो उसके सामने उसका सीजीए तानजिए खड़ी थी, जो बेसिकली जिंगी का माँ है। लंजा ने उन्हें ग्रीट किया और कहा तानजिए, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सुन के तांगजिए फ्रोंड हो गई। उन्होंने कहा मैं अपने भाई के लिए डिनर लेकर आई हूँ एंड ये रूल्स का अगेंस्ट नहीं है। लंजा ने कहा बट मैं सिक्रेशन में हूँ। तांगजिए ने कहा एंड तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, याद है ना। ये बोल के तांगजिए ट्रे लेकर घर के अंदर चली आई एंड टेबल के ऊपर रख दिया। ये देख के लंजा ने कहा बट तांगजिए ने कहा और कोई बात नहीं वांग जी, अभी तुम बैठो एंड मेरे साथ खाना खाओ। तांगजिए बेसिकली विंग की तरह थी, जो कोई भी रूल्स नहीं मानती थी, बट स्टिल वो एक लान थी, तो वो खाते टाइम कोई भी बात नहीं कर रही थी। अपने भाई के बाद तांगजिए ही लंजा के लिए सबसे क्लोज इंसान है। इनफैक्ट वो बचपन में उनके साथ खेलती भी थी। ज़ेबुचुन के बाद सिर्फ तांगजिए ही लंजा को समझ पाती है। जो यही सोच रहा था तभी तांगजिए ने कहा देखो तुम कितना दुबले हो गए हो, तुम्हें ये पूरा खाना फिनिश करना होगा वरना मैं नहीं जाऊंगी। दिन तांगजिए ने कहा सिक्रेशन में रहने की वजह से तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, कल्टिवेशन वर्ल्ड में बहुत कुछ हो चुका है। ये सुनकर लंजा ने कहा गॉसिप करना मना है। तांगजिए ने कहा ये गॉसिप नहीं है, ये न्यूज़ है। मैडम यू एंड जिन फुरेन उनके बेटी को पुश कर रहे हैं जिशोन से शादी करने के लिए। ये सुन के लंजा ने कहा बट जियांग गुनियांग के भाई ये सुन के हैप्पी नहीं होंगे। तांगजिए ने कहा एंड वो लोग हैप्पी है भी नहीं। डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में जिंग जोंगजो को चीफ कल्टिवेटर बनाया गया एंड वो दोनों लड़के वी वुशियान एंड जियांग वाइनिन उनके सामने पूरे हॉल में जिन जिशोन को थ्रेट देने लगा। ये सुनकर लंजा ने कहा देन तांगजिए ने पूरा स्टोरी बताया कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था। देन इन दी एंड तांगजिए ने कहा वांग जी तुम प्रॉमिस करो कि कल लानलिंग जाने से पहले तुम मुझसे एक बार मिलने आओगे। तुम अभी तक मेरे बेटे से मिले नहीं। ये सुनकर लंजा ने कहा तांगजिए ने कहा एंड शायद तुम्हें इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा हमसे मिलने का। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा ने कहा क्या भाई ने आपको कुछ बताया है।
तांग जिए ने कहा, हाँ। आई थिंक सिचन को ये लगा कि शायद मैं तुमसे इस बारे में बात कर पाऊँगी, मुझे ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें पता है कि अगर मैं बात कर भी लूँगी तब भी कुछ नहीं बदलेगा, तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो। लंजे ने कहा, क्या आपको लगता है मैं गलत हूँ? तांग जिए ने कहा, नहीं वांग जी, मैं जानता हूँ तुम सही हो, एंड सिचन भी सही है, एंड हम सबको ये भी पता है कि तुमने जो रास्ता चूज़ किया है वो सेफ रास्ता नहीं है। ये सुनकर लंचा फ्रॉन्ड हो गया। लंचे ने कहा, मैं वेंस को सेफ रखूँगा, इस सेक्ट के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, एंड रेन योंग भी किसी गलत हाथों में नहीं पड़ेगा, तो मेरा ये प्लान ही बिल्कुल सही प्लान है। तांग जिए ने कहा, तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, बट तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये सुनकर लंचा चुप हो गया। वो बोला जाता था कि उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट क्या लंजा सही है? क्या सच में लंजा को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? लंजा ने टॉपिक को चेंज करते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? तभी लंजा ने देखा कि उसके सीजे के स्माइल गायब हो गया। सीजे ने कहा, मैं सरवाइव कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को खोने के बाद मेरे लिए सब कुछ ईजी नहीं था, बट अभी मेरे पास मेरा बेटा आयुन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसे उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए बात किया। दिन जाने से पहले सीजे ने कहा, याद रखना हाँ, कल जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। ये बोल के सीजे चली गई एंड लंचा फिर से जिंगशी में अकेला हो गया। अब फाइनली वो दिन आ गया जब लंचा अपने घर से, अपने सिक्योरिशन से बाहर गया, एंड बाहर जाते ही वो सीधा माउंटेन में गया जहाँ पर उसका रैबिट्स हैं। वो थैंकफुल है कि इस वॉर के वक्त भी ये रैबिट्स सर्वाइव कर गए। वो रैबिट्स खेल रहे थे तो लंजा उनके पास गया। उसने वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। वो ऐसे ही वहाँ पर बैठा हुआ था रैबिट्स के साथ, तभी वहाँ पर एक बच्चे का आवाज़ हुआ, एंड वो बच्चा आयुआन था। आयुआन ने कहा, रैबिट्स? प्रीति गग्गा, चलो हम रैबिट्स के साथ खेलते हैं। तभी लंजा ने देखा कि आयुआन के साथ साथ जेबुचुन भी है, जो आयुआन को वहाँ पर लेकर आए हैं खेलने के लिए। जेबुचुन ने कहा, आयुआन, उससे पहले तुम्हें किसी से मिलना होगा। दिन जेबुचुन आयुआन को लेकर लंजा के सामने आए, एंड टेक्निकली लंजा एंड जेबुचुन लगभग सेम ही दिखते हैं। तो लंजा को देखने के बाद आयुआन एक बार लंजा को देख रहा था, एक बार जेबुचुन को देख रहा था। आयुआन ने जेबुचुन से कहा, प्रीति गग्गा, ये स्केरी गग्गा आपकी तरह दिखता है। ये सुन के जेबुचुन को हंसी आ गई थी, पर उन्होंने हंसा नहीं। लंजा सोच रहा था, स्केरी गग्गा, क्या वो सच में स्केरी है? जेबुचुन ने हंसते हुए पूछा, क्या ऐसी बात है? देन वो भी तो प्रीति है ना आयुआन? आयुआन ने कहा, आप प्रीटीएस्ट हो। ये सुन के जेबुचुन ने कहा, ठीक है, अब तुम खेलो, अदरवाइज वो रैबिट्स लोनली फील करेंगे। ये सुन के आयुआन रैबिट्स के पास चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ जेबुचुन एंड लंजा थे। जेबुचुन ने एक सैड स्माइल की और कहा, मैं उसे बहुत मिस करूँगा। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो बस आयुआन को देख रहा था रैबिट्स के साथ खेलते हुए। लंजा सोच रहा था, अगर आयुआन यहाँ पर रह पाता तो वो पीसफुल रहता, वो एक बहुत ही अच्छा चाइल्ड होता, उसका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा होता। लंजा इमेजिन कर रहा था कि अगर आयुआन लान क्लैन के कपड़े पहनता एंड फॉरहेड में रिबन पहनता तो वो कैसे दिखता। शायद वो लान क्लैन के क्लासेस भी अटेंड करता उसके सीजे के बेटे के साथ, बट आयुआन के लक में ये सब है ही नहीं। 6 महीने हो चुका है, बट स्टिल इन लोगों के ऊपर कल्टिवेशन वर्ल्ड का हेट्रेट है। इस चाइल्ड को वो बर्डन कैरी करना पड़ रहा है जिसके ऊपर उसका कोई हाथ ही नहीं था। लंजा ये सोच ही रहा था। जेबुचुन ने पूछा, वांग जी, तुम सब कुछ सोच समझ के कर रहे हो ना? लंजा ने कहा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हम यहाँ पर रहे तो आपके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। जेबुचुन ने कहा, एंड अगर तुम इन लोगों को लेकर चले गए तो वो ट्रैवल तुम्हारे पास आ जाएगा। लंजा ने कहा, एंड वो ट्रैवल मेरे ऊपर तब तक रहेगा जब तक मैं रेन योंग को डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। अगर मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो कल्टिवेशन वर्ल्ड को मेरे ऊपर कोई डर फील नहीं होगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पावरफुल हूँ, एंड तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेबुचुन ने पूछा, एंड ये सब करने में कितना टाइम लगेगा? वांग जी, तुम बहुत सारे महीनों से कोशिश कर रहे हो ना? ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि वो जेबुचुन को कैसे बताए कि उसने एक बार भी कोशिश नहीं किया है। लंजा ने बहुत कोशिश करके रेन योंग को बनाया था। उसे डिस्ट्रॉय करना लंजा के लिए बहुत ही पेनफुल थिंग है। ये सोचते हुए भी लंजा को बहुत ही पैनिक होता है, क्योंकि लंजा का पूरा पावर ये रेन योंग है।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लंजे के अंदर रिसेंटफुल स्पिरिट है, वो लंजे को रोक रहे हैं ताकि लंजे रेनियोंग को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे भी ना। लंजे ये सोच ही रहा था तभी ज़ेबुचुन ने कहा, हमारे एल्डर्स ने पब्लिकली बताया है कि वो लोग तुम्हारे डेमोनिक कल्टिवेशन को सपोर्ट नहीं करते एंड हम लोग तुम्हें डेमोनिक कल्टिवेशन से दूर कर रहे हैं एंड शायद इसलिए अभी तक कल्टिवेशन वर्ल्ड चुप है। लंजे ने कहा, बट हमारा एल्डर्स का ये भी वेंस को सपोर्ट नहीं करते। ज़ेबुचुन ने शाई किया। ज़ेबुचुन ने कहा, वो लोग किस लिए एग्री हुए हैं क्योंकि हमारा अंकल एग्री हुए हैं, अदरवाइज़ वो लोग वेंस को यहाँ पर रहने नहीं देते एंड हमें नहीं पता कि वो लोग कब तक साइलेंट रहेंगे। लंजे ने कहा, तो आप जानते हो ना कि हमें क्यों जाना चाहिए यहाँ से? ज़ेबुचुन ने पूछा, बट वांग जी तुम जाओगे भी कहाँ? मैं तुम्हें किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा। लंजे ने कहा, भाई मैंने आपसे बताया था मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। ये बोलते हुए वो दोनों ही साइलेंट हो गए। तभी लंजे ने मूड को लाइट करने के लिए कहा, एंड अगर मुझे सारे क्लैन ने बैकलैश कर दिया तो क्या आप मुझे अपने वेडिंग में इनवाइट नहीं करेंगे? ये सुनते ही ज़ेबुचुन के ईयर्स रेड हो गए। उन्होंने कहा, क्या शादी? वांग जी मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर लंजन ने एक लुक दिया। लंजन ने कहा, आप अपने हेट में सेकेंड रिबन पहन के घूम रहे हो। ये सुनकर ज़ेबुचुन ने कहा, क्या सच में? आई थिंक मैंने गलती से ये पहन लिया। ज़ेबुचुन लिटरली झूठ बोल रहे थे। लंजन ने कहा, एंड निये जोंगजो ने भी एक्सीडेंटली अपने हाथों में आपका रिबन बांध लिया है ना? ये सुन के ज़ेबुचुन शॉक्ड हो गए। ज़ेबुचुन ने कहा, तुम्हें हमारे बारे में पता है? लंजन ने कहा, पता है, मैंने आपको लिटरली हेल्प किया है कन्फेस करने में। ज़ेबुचुन ने कहा, क्या? लंजन ने कहा, निये जोंगजो उतना भी इनोसेंट नहीं है जितना वो दिखता है एंड हम दोनों ही आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल टायर्ड हो चुके थे। सुन के ज़ेबुचुन ने कहा, तो तुमने उस दिन मेरे चाय में अल्कोहल मिलाया था? अपने भाई के शॉकिंग फेस देख के लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे निये जोंगजो और लंजे उतना अच्छे दोस्त तो नहीं है, बट उन दोनों का चाइल्डहुड बहुत ही कॉमन था। तो उन लोगों को पता था कि ज़ेबुचुन और निये मिंगजो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन लोगों ने प्लान बनाया था ताकि वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करें। लंजे ने कहा, आप एक्सट्रीमली एम्बेरसिंग थे तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। ज़ेबुचुन ने कहा, मैं एम्बेरसिंग? तो अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने अभी तक उइवुशियन को उस सॉन्ग का नाम बताया है? एंड ये सुन के अब लंजा ब्लश करने लगा। उसका ईयर्स रेड हो गए। थैंकफुली वो बच गया क्योंकि उसी वक्त आयुवन वहाँ पर आ गया एंड उन दोनों की बातों को इंटरप्ट कर दिया। आयुवन ने ज़ेबुचुन से पूछा, क्या शियांगक्का यहाँ पर आए हैं? ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं आयुवन, वो यहाँ पर कहीं भी नहीं आएंगे। ये सुन के लंजा को बहुत ही बुरा लगा। उसे याद आया जब वो सब्सक्रिप्शन में था तब ज़ेबुचुन ने उसे इन्फॉर्म किया था कि विंग फ्लाई करके गुस्सू आया था एंड लंजे से मिलने के लिए डिमांड कर रहा था। उस वक्त वो बहुत ही डिस्ट्रेस था, स्केयर्ड था एंड फ्रस्ट्रेटेड भी था। एंड उस दिन के बाद से अंकल ने विंग को गुस्सू में आने से मना कर दिया, एकदम से बैन कर दिया एंड स्पेशली उन्होंने लंजे से मिलने के लिए बैन कर दिया। लंजे को याद है कि विंग को रोकना नामुमकिन था, तो विंग हर टाइम लंजे के जिंगशी के बैरियर के बाहर लंजे के लिए वेट करता था एंड लंजे से बातें करता था। वो लंजे से कहता था कि उसने कुछ थियोरीज पढ़ा है एंड वो लंजे के ऊपर वो टेस्ट करना चाहता है। इस उनके लंजे को लगता था कि अभी वो डेमोनिक कल्टिवेटर है, अभी वो इंटरेस्टिंग है, तो शायद इसलिए विंग उसके ऊपर इतने एफर्ट लगा रहा है। अदरवाइज़ जब भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब लंजा विंग के लिए एक बोरिंग फड़ी रड़ी हो जाएगा एंड विंग किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पर्सन की तरफ मूव ऑन कर जाएगा, जैसे कि मियान। लंजा यही सोच रहा था तभी ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने ज़ेबुचुन की तरफ देखा। ज़ेबुचुन ने कहा, मुझे अभी जाना होगा, क्या तुम आयुन को लेकर अंकल विंग के पास जा सकते हो? एंड वैसे भी तुम्हें उनसे बात भी तो करना है ना? लंजा ने कहा, देन ज़ेबुचुन ने सॉफ्टली कहा, वांग जी अगर तुमने सच में ऐसा किया देन शायद तुम सच में मेरे वेडिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। लंजा अपने भाई के आइज़ में सैडनेस देख पा रहा था, बट लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने आयुन को बाहों में उठाया एंड देन वो वेंस के पास जाने लगा। कुछ टाइम बाद आयुन को रियलाइज़ हुआ कि लंजा कोई स्केरी गग्गा नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा इंसान है। फाइनली वो लोग वेन के कैंप में पहुंच गए जहां पर वेनचिंग थी। वेनचिंग ने कहा, तो फाइनली तुम सेक्लूशन से बाहर आए?
लंजा ने कहा। वेंचिंग। देर लंजा वेन कैंप के आसपास दिखने लगा। ये सब कुछ कितना पीसफुल है, उनका सेटलमेंट, उनका फार्मिंग, इतने सारे वेजिटेबल्स, सब लोग कितने पीसफुली है। लंजा को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये सोच के कि इन लोगों को आज ही ये पीस छोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को फिर से एक बुरी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। यहाँ पर उन लोगों को इतना अच्छा ज़िंदगी मिल रहा था, बट उनका लक इतना ख़राब है कि उन्हें ये ज़िंदगी छोड़ना पड़ेगा। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी वेंचिंग ने कहा, मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया है एंड वो लोग प्रिपेयर्ड है। लंजा ने पूछा, क्या ज़ेबोचुन ने मेरे भाई ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है? वेंचिंग ने नोट किया। वेंचिंग ने कहा, काश तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। लंजा ने फॉर्मली कहा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वेंचिंग ने कहा, मैं बस यही होप कर रही हूँ कि तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। प्लीज़ ऐसा मत सोचना। इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकी। लंजा ने कहा, तुम्हें जितना करना चाहिए था तुमने वो सब कुछ किया एंड इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ एंड मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही करना सही होगा। रेडी रहना, हम कल लानलिंग के लिए निकलेंगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।